संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान है, वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। अभी अपन को सिर्फ 2 गाथाओं का अर्थ करना है, फिर आज ये करेंगे, कल से जो बाद में करेंगे ना 3 दिन बाद, फिर वो अपने 139वीं गाथा लेंगे। पढ़ो ऐसे गाथा 37 और 38। जगतेन भवदेसा तदपदेसा भवन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेन पदेशो भवो गणितो समोदु अपदेशो पदेशमेतस्य तत्वजातस्य परिमदतोषो वट्टति पदेशमादासदपस्य जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से उद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में रेत गगन प्रदेश पर परदेश विरहित कालवत्। कोई भी वस्तु होती है, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए, होती ही हैं। इसे न्याय की भाषा में स्वचतुष्टय कहते हैं। हर एक का एक वो अनंत चतुष्टय होता है, वो अलग है, और ये स्वचतुष्टय और परचतुष्टय। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप है। अस्थि रूप है माने है, अकेला है कहो, उसका अर्थ ही ये है कि अस्थि रूप है। और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है, माने दूसरे द्रव्य के अलग स्वचतुष्टय हैं और अपने अलग स्वचतुष्टय हैं, तो दूसरे द्रव्य के अपने परचतुष्टय कहलाए ना। तो एक धर्म ऐसा है कि वो परचतुष्टय को स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करने देता, जिसे अपन नास्ति कहते हैं कि भाई नास्तित्व धर्म है, ये नहीं है। तो जो स्वचतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसमें जो क्षेत्र है, शांति जी, क्षेत्र है वो प्रदेश की अपेक्षा है, और काल है वो पर्याय की अपेक्षा है, और भाव है वो गुणों की अपेक्षा है, और द्रव्य तो पूरी वस्तु है। तो अपन जब बोलते हैं ना कि आत्मा का हम स्वरूप बताओ, किसी द्रव्य का स्वरूप बताओ, तो कहते हैं जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसी एक चिन्हमात्र वस्तु है। तो ये अपने पूरी बात हुई बात, मैंने हमने पूरे आत्मा का कथन कर दिया। इन 4 चीज़ों की तरफ से हमने आत्मा को या किसी भी द्रव्य को समझ लिया, तो समझ लो कि हमने वो पूरी वस्तु समझ ली। तो वो यही बता रहे हैं इन गाथाओं में, जो पीछे चले आ रही हैं और यहाँ चले आ रही हैं। कोई आकाश के अनंत प्रदेश हैं, फिर लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये प्रदेश क्या है? क्या आकाश का अथवा द्रव्य का वो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा, जिसमें को एक पुद्गल का परमाणु, शुद्ध पुद्गल का परमाणु, स्कंद नहीं, जितनी जगह घेरे उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश की परिभाषा परमाणु से की गई है। इसमें लिखा है परमाणु से, जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का। पहली पंक्ति है ना कि परमाणु से प्रदेश का नाप होता है। हम आकाश तो अखंड है, तो इसके कितने हिस्से को हम एक प्रदेश कहें?
तो कहते जितने हिस्से में पुद्गल का एक परमाणु ठहरे उतने हिस्से को हम प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश का नाप हमने पुद्गल परमाणु से किया। जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, और फिर हमने कह दी वो अनंत, तो अनंत परमाणु अलग अलग जैसे जहाँ ठहर जाए उतनी जगह उतना आकाश है। फिर कहते हैं बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से। अब बाकी के द्रव्यों का कैसे गिने? तो हमने कहा ना जितना एक परमाणु घेरे वो एक प्रदेश है, तो अब बाकी के हम जीव का कैसे कहें? तो कहते हैं अब परमाणु की जरूरत नहीं है, अब तो अपन ने प्रदेश का नाप निकाल लिया ना, तो अब बस परमाणु रहित प्रदेश से उसकी बात कर लो कि असंख्यात प्रदेश ही है, असंख्यात प्रदेश है आत्मा के। अब असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं, छोटे से छोटा असंख्यात और बड़े से बड़ा असंख्यात। छोटे से छोटा असंख्यात कौन है? कि जो संख्यात के बाद जिसमें एक जोड़ दो तो जो संख्या होगी वो छोटे से छोटा असंख्यात। और बड़े से बड़ा कौन? कि जिसमें एक जोड़ने से अनंत हो जाए वो सबसे बड़ा असंख्य। और बीच में कितने हैं बोलो? बीच में असंख्यात जो हैं वे कितने प्रकार के हैं? असंख्यात असंख्यात प्रकार के हैं, क्योंकि जितने हैं वो उतना सभी है ना। तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि तुम आत्मा को बता रहे हो कि असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो कौन सा असंख्यात है? तो फिर असंख्यात के भेद गिनाओ कि वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर बीच के और मध्य के और फलाना, अब कितने कितने भेद करो। तो उनने कह दी असंख्य लोक प्रमाण। ये शब्द अपन बार बार बोलते हैं, सब लोग ऐसा अर्थ समझते हैं कि असंख्यात लोक है ना, और उनमें जितने प्रदेश होते उतने, ऐसा नहीं है अर्थ। वो कहते असंख्य हैं कि कौन सा असंख्य? कि जो लोकाकाश के का असंख्य है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। असंख्य लोक प्रमाण माने आपके कोई करुणान योग वाले पढ़ाएंगे वो उनको ये स्वीकार नहीं होगा, अधिकांश को तो होगा, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे गले उतर रहा है ना, असंख्य लोक प्रमाण। तो ऐसे असंख्यात लोग होते और जितने उनके प्रदेश होते, क्या इतने प्रदेश हैं आत्मा में? इतना ही है ना। और वो असंख्यात वही असंख्यात है जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं। इसलिए ये अर्थ बिल्कुल सही बैठता है। मैं बहस नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन तुमको बताया असंख्य कोमा लोक प्रमाण, असंख्य बराबर लोक प्रमाण, इक्वल टू कहोगे तुम क्या कहते हो, समझ में है ना। तो वो इतने आत्मा के प्रदेश हैं, वो धर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं और अधर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं। और फिर काल द्रव्य का वो प्रदेश ही नहीं है। ऐसा ही होता है। अभी कितनी मेहनत करी आचार्य ने, अभी अंत अंत की गाथाओं का पाठ कर रहे थे ना, अंतिम गाथा बोलो 144 में है ना, पढ़ो कि जिसका प्रदेश नहीं हो वो पदार्थ ही नहीं हो सकता, वो द्रव्य ही नहीं हो सकता है। पढ़ो एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में, परदेश बिना अर्थ हो। प्रदेश के बिना पदार्थ होता ही नहीं है। एक तो आप ये समझ लो कि प्रदेश के लिए यहाँ परदेश लिखा है, गलती से नहीं लिखा है, वो हो जाता है ना अपना भाषा में तत्सम तद्भव ऐसे रूप बन जाते हैं ना। परदेश माने विदेश नहीं कि अपने हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान परदेश है, ऐसा परदेश नहीं, ये प्रदेश।
तो वो कहते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का जो नाप किया है, अब ये सब बातें अपन समझ जानते हैं, लेकिन उनने किस भाषा में व्यक्त किया है उसमें तो वो बता रहा हूँ कि परमाणु रूपी गज से प्रदेश नापे जाते हैं और फिर उन प्रदेशों से बाकी द्रव्यों के प्रदेश नाप लिए जाते हैं। कि तुमने कैसे जाना कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश होते वो लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण। तो लोकाकाश तो इतना फैला हुआ है और ये तो चिंती के शरीर में आ गया, हमारे तुम्हारे शरीर में आ गया आत्मा, तो इतने प्रदेश उनमें कहाँ फैला? तो फिर वो समझाते हैं, वो केवली समुद्घात के समय पर एक समय ऐसा आता है कि जब से आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो इतने फैलते हैं कि एक दूसरे पर नहीं रहे, माने बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनको और नहीं फैलाया जा सकता है। तब लोकाकाश प्रमाण हो जाते हैं, लोक पूर्ण हो जाते हैं ना। दंड प्रतर है ना, कपाट, दंड प्रतर कपाट और लोक पूर्ण, तो लोक पूर्ण अवस्था में हो जाते हैं। अब थोड़ा और खींच दो तो अब नहीं खींच सकते, तो कहते इसका मतलब यदि और ज़्यादा प्रदेश होते तो खिंच जाते, और नहीं तो एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश रह जाता। लेकिन वहाँ ना एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश है और न उन्हें इससे ज़्यादा खींचा जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश एक जीव के हैं, और धर्म द्रव्य के उसके भी उतने ही हैं। अधर्म द्रव्य के क्यों? कि वो यद्यपि संकोच विस्तार की शक्ति वाला नहीं है जीव जैसा, फिर भी वो सारे लोक में एकदम आकाश के एक एक प्रदेश पर अधर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश खचित है। तो इस तरीके से असंख्य उसके हैं, असंख्य उसके हैं। अब उसमें कभी अपन बदल लें, यहाँ के यहाँ ले जाएं, वहाँ के यहाँ ले जाएं, वो दिल्ली वाला धर्म द्रव्य यहाँ ले जाएं, यहाँ वाला धर्म द्रव्य दिल्ली ले जाएं, क्यों? हो सकता नहीं। धर्म द्रव्य तो एक ही है, अखंड है, लेकिन उसका जो प्रदेश आकाश के जो प्रदेश पर है अनादिकाल से है और अनंत काल तक वहीं रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है वहां से उसे हटाने की। अब कहते हैं कि वो जीव और पुद्गल, अब इनकी दोनों की स्थिति कुछ थोड़ी अलग टाइप है। जीव तो वो असंख्यात प्रदेशी है और फिर जाके कम से कम प्रदेशों में भी संकुचित हो जाता है, तो उसका गमन आगमन बनता है। यदि वो भी धर्म द्रव्य जैसे ही फैल के रह जाए तो भी नहीं बने, और वो कालाणु जैसा एक आकाश के प्रदेश पर खचित होकर रह जाए तो भी नहीं बनेगा। धर्म द्रव्य का कोई काम ही नहीं रहेगा। धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो, वो स्वयं चलते हुए, उसे चलाया नहीं इनने तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक परमाणु पे खचित हो जाएगा एक प्रदेश पर तो भी नहीं चलेगा, और असंख्य में फैल जाएगा तो भी नहीं चलेगा। अब वो जब बीच में ही रहेगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो फिर कभी इधर है कभी इधर जाएगा। आकाश के इन सब प्रदेशों में वो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसकी जो वो गमन क्रिया होगी, उपादान तो वो स्वयं है और धर्म द्रव्य निमित्त है। तो वो कहते वो धर्म द्रव्य उसकी गति में निमित्त है और अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिति में निमित्त है। वो चल रहा है फिर आगे खड़ा हो, वे वहीं खड़ा है तो निमित्त नहीं है, तो आकाश द्रव्य निमित्त है, क्योंकि उसे रहना कहते हैं। मैं जयपुर में खड़ा हूं कि रहता हूं? जब मैं आऊं जाऊं तो वो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, और जब मैं वहीं का वहीं हूं तो आकाश द्रव्य निमित्त होगा। रहने में आकाश द्रव्य निमित्त है और आने जाने में धर्म द्रव्य,
और गमन पूर्वक ठहरने में अधर्म द्रव्य। तो ऐसे प्रश्न आया है शास्त्र में कि दोनों तुल्य बलवान हैं, दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों में अनंत गुण हैं, दोनों में असंख्यात प्रदेश हैं। अब एक चलाए और एक रोके ठहराए, तो फिर जीव पुद्गल क्या करेंगे, चलेंगे कि ठहरेंगे? ऐसे ही शब्द बढ़ा है ना, तुल्य बलवत्ता, तुल्य बलवान है। तो उनने कहा चलाते नहीं है, तो क्या कि जब ये स्वयं चल रहे हों तो वे निमित्त हो जाते हैं। जब स्वयं चल रहे तो क्या निमित्त की जरूरत है? कि होते हैं ना निमित्त, इसलिए हम बता रहे हैं। जरूरत का क्या सवाल है? हमारी दिक्कत क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि यदि निमित्त है तो उसकी जरूरत रहनी चाहिए हमें। क्यों? नहीं तो उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। यानी हमें अपन को पंगु सिद्ध करना है। आचार्य ये कहते हैं कि उसमें स्वयं की शक्ति से चलता है, जब उस धर्म द्रव्य निमित्त होता है। जब वो ठहरता है तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है। ना वो चलाता है ना वो ठहराता है। यदि वो ठहराए और वो चलाए तो झगड़ा हो जाएगा कि धर्म द्रव्य चलाएगा, अधर्म द्रव्य ठहराएगा। तो वो तो कुछ करता नहीं। ये कैसा आकर्तापन है? जीव का स्वयं चलता है तो कहते कोई न धर्म चलाए ना कोई चलाए है, तो बच्चे को तो माँ को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है ना। तो कहते ऐसा पंगु नहीं है आत्मा। कोई भी जीव पुद्गल में कोई भी पदार्थ उसे स्वयं में चलने की, कल बताई थी ना, 14 राजू चलने की बहुत बड़ी, 14 राजू माने बहुत बड़ी स्थान है। तो मैं तो कहती 14, बस 14 गुण स्थान, 14 माने स्थान, 14 राजू। क्या नीचे से अधोलोक से लेकर और सिद्धसरा के ऊपर तक वो सारा एरिया 14 राजू में बांटा हमने। अब कोई करुणानी योग वाला कभी आपको बताएगा लंबा 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 करके, समझ में आई ना कि 14 राजू माने क्या? तो इतना जिसमें असंख्य प्रदेश हैं, अनंत तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सब लोकाकाश में ही है ना। तो असंख्य प्रदेशों में और वो बोलते चल सकता है, माने इतनी तेज गति से चलता है कि एक समय में, तो एक समय में कल एक बात बताई थी ना कि उसी समय वो जीव नरक में है, उसी समय मध्यलोक में है, और उसी समय स्वर्गों में है, और उसी समय समझ लो सिद्ध सला में। क्यों? दो तो समय लगे ही नहीं। कभी बहुत कठिन लगता है, कैसे हो सकता है? हम पुलिस में यही तो सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ उसकी हत्या की, कि जिस समय वो हत्या हुई उस समय तुम्हें फलाना बम्बई में था, और वहाँ प्रमाण देते हैं अस्पताल में भर्ती था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऐसा अपन देते क्या नहीं? माने एक जीव 2 जगह नहीं हो सकता एक समय, ऐसा तो माने ही क्या रखा है, उसे हमें सिद्ध करना है। यहाँ तो कहते हैं हो सकता है। अपना ही आत्मा जब लोक पूर्ण होता है तो एक समय में असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? प्रदेश नहीं कह रहा हूँ मैं, जानबूझ जगह कह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश में तो तुम फिर भी उस भाषा के चक्कर में फंस जाओगे। असंख्यात प्रदेश में वो जगह जगह अलग अलग है ना, तो असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? वो बोलो, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी जगह है, और उसमें वही आत्मा एक ही समय में यहाँ भी है और वहाँ भी है। बोलो, बहुत गजब लगता है, ऐसा नहीं लगता? तो इसमें क्या है? देखो मेरा आत्मा है ना, तो इधर है कि नहीं? इधर भी है, और पैरों की उंगलियों में है कि नहीं? दोनों में एक साथ है। तो जब 2 जगह में एक साथ रह गया तो वहाँ क्या दिक्कत है? ये ध्यान वाले हैं ना, कुछ पढ़ते वढ़ते तो कुछ है नहीं, पढ़ने में तो इनको कुछ बोल लगता, तो कहते देखो नाक की नोक पर आत्मा का उपयोग लगाओ, नाक की नोक पे लगाओ, फिर उससे क्या होगा? मैं कहता हूँ
नाक की नोक पे लगाओगे तो नाक दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। भाई नाक की नोक पे लगाओगे, नाक को देखोगे तो नाक दिखेगी, इसमें क्या गजब है? कहने भी वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, तो वे आत्मा के प्रदेश दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे? चर्म की चक्षुओं से हैं? अरे उसे देखने के लिए रूपी पदार्थ चाहिए, वो आत्मा अरूपी है, नहीं दिखेंगे वो। और यदि दिख जाएंगे तो अंगूठे में अभी तो आत्मा के प्रदेश हैं, इस उंगली में भी तो आत्मा के प्रदेश हैं, तो यहाँ मैं ध्यान लगाऊंगा तो क्यों नहीं दिखेगा आत्मा? यहाँ लगाऊंगा तो दिखेगा, यहाँ लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा। अब वो बेचारे सब समझते नहीं हैं, सब ऐसे ऐसे पहुँचते हैं। ये हमारे विद्यार्थी जो जाने वाले हैं नहीं, जाओगे हैं? जो कुछ नहीं समझते हैं वे पहुँचेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वे कहते यहाँ कुछ ज़्यादा प्रदेश होते हैं, यहाँ अच्छे प्रदेश होते हैं, वे 8 प्रदेश होते हैं, मध्य के होते हैं। क्या 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 कहते हैं? आपको मालूम है ये जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, ये 24 घंटे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ये 24 घंटे बहुत तेज रफ्तार से, एक समय भी नहीं रुकते हैं। वो है ना, पहले तत्वासु छपा था, उसमें 60 प्रश्नोत्तर छपे थे अंत में। वो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखे थे, धवला के आधार पर ये प्रश्नोत्तर थे। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि हमारी जो आँख है ना, तो हम चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम है ना, तब दिखता है, आँख से थोड़ी दिखता है। आत्मा में चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम होना चाहिए तो दिखता है ना। और आँख भी चाहिए, निर्वृत्ति और उपकरण भी चाहिए, और लब्धि और 4 चीजें चाहिए। ये इंद्रियां हैं। समझे ना? तो ये वो कहते हैं कि यदि हम ये माने, यदि आँख है यहीं पर वो है, चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम, वो इधर नहीं है, नहीं इधर से दिख जाता। तो वो कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश तो निरंतर घूमते रहते हैं, तो यहाँ वाले यहाँ पहुँच जाते, यहाँ वाले यहाँ पहुँच जाते, तो सभी में है वो। और जहाँ उसे वो मिल गया आँख, वहाँ से दिख गया, और जहाँ नहीं मिली आँख में नहीं दिखा। माने वही हो गया ना, भाव के साथ द्रव्य का सुमेल होना चाहिए, इसको निमित्त बोलते हैं। अभी अपन इसमें एक खिड़की है, अपन चक्कर काटें तो जहाँ खिड़की के पास से निकलेंगे तो बाहर की चीज़ दिख जाएगी, और जहाँ ऐसी जगह निकलेंगे दीवार है तो नहीं दिखेगी। सीधी सच्ची बात है ना। तो यहाँ पर वो उसमें सिद्ध किया है कि भाई आत्मा के कोई विशिष्ट प्रदेश हैं, उन पे ध्यान लगाओ तो हमको केवल ज्ञान हो जाएगा कि सम्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा में कोई विशिष्ट प्रदेश नहीं है, सब पूरा आत्मा अखंड एक सा ही है। वो अपेक्षाएं जुदी हैं कि मध्य के 8 और जे, और वो जो बात है ना, मध्य के 8 का मतलब क्या है समझते हो? मध्य का 1 क्यों नहीं? देखो ये 3 अंगुलियां हैं, तो बीच की कितने? 1 है ना। अब ये 4 अंगुलियां हैं, बीच की कितनी? अब एक उंगली को बीच, इसे बीच की कह सकते हो, क्यों? इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 हो गई, तो बीच की नहीं रही। बिल्कुल बीच मध्य की होनी चाहिए ना, तो कहेंगे 2 उंगलियां मध्य की होंगी, 1 उंगली मध्य की नहीं हो सकती, 2 को ही कहना पड़ेगा। अब ये ऐसे थे ना, ऐसे, अब ये ऐसे गिनो, तो ऐसे गिनेंगे तो फिर 2 और, तो 4 उंगलियों को हम मध्य की कह पाएंगे। ऐसे समझे ना, 4 उंगलियों को मध्य की कह पाएंगे। और फिर नीचे से ऊपर गिनो तो 8 उंगलियों को हम मध्य की कह पाएंगे।
तो आत्मा के प्रदेश समसंख्या में हैं। समसंख्या समझते हो? 2, 4, 8 सम संख्या, 1, 3, 5 ये विषम संख्या। तो सम संख्या में होने से उसके 8 प्रदेशों से कम को मध्य नहीं कहा जा सकता। उसको मध्य कहने के लिए कम से कम भी 8 प्रदेश चाहिए। अब कहते हैं सारे प्रदेश घूमते हैं और मध्य के नहीं घूमते हैं, तो फिर आत्मा टूट जाएगा ना, क्योंकि मध्य के घूमेंगे नहीं और बाकी के सब घूमेंगे। एक किताब ऐसी घूमे और बीच की इसमें एकदम कुछ प्रदेश नहीं घूमे तो वे कीली जैसे अलग नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है, मध्य के 8 प्रदेश नहीं घूमते, वो घूमते तो हैं लेकिन वो उसी जगह पे घूमे ना। यहाँ वाला प्रदेश तो इधर आएगा, यहाँ वाला इधर जाएगा, लेकिन बीच का जो प्रदेश है वो तो वहीं का वहीं घूमा और बीच के 8 से कम होते नहीं, इसलिए उसे कहते कि वे नहीं घूमते। वैसे नहीं घूमे जैसे तुम समझ रहे हो, तो टूट जाए आत्मा और आत्मा अखंड बना रहता है। इसका मतलब है घूमते तो हैं, वो घूमते हुए को नहीं घूमता कहते हैं। जैसे जी अभी आपने कहा ना कि कालाणु के कितना प्रदेश हैं काल द्रव्य में? काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? वो तो नास्तिकाय है ना, अस्तिकाय ही नहीं, अस्तिकाय माने बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। कि एक प्रदेश है उसका, तो उसे अप्रदेशी क्यों कहते हैं? कि एक प्रदेश जिसका होता है उसे हम अप्रदेशी कहते हैं, बस खत्म। क्या क्यों कहते हो? क्या कहते हैं? तो उसी को हम अप्रदेशी भी कहेंगे और उसी को एक प्रदेशी भी कहेंगे। माने बिल्कुल प्रदेश होए नहीं, ऐसा कोई द्रव्य होता नहीं। वो अपन ने कौन सी गाथा पढ़ी अभी? 144 में, कि जिसमें प्रदेश नहीं हो ऐसी कोई वस्तु जगत में होती ही नहीं। अब वहां तो पहले कह दिया नाड़ो कि उसका कोई प्रदेश नहीं है, और फिर अभी सिद्ध करने में पसीना छूट रहा है, यानी बिना प्रदेश से। अब कह रहे ये सिद्ध कर रहे तो कि तुम ही बता रहे हो, हमें तो पता नहीं था। एक प्रदेशी और अप्रदेशी कोई ऐसा ही रूप है ना। देखिए अभी 2 भाई हैं, तो 2 है ना, तो 2 भाई हुए, 3 होते तो 3 भाई हो जाते, 4 होते 4 भाई हो जाते, और 1 होता तो कोई भाई नहीं है। नहीं है कि 1 भाई है, क्या कहें बोलो इसे? तुम 2 भाई हो, ये 3 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, और इनका कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है। तो ये तो है, तो 1 भाई तो हुए, कि जब दूसरा हो भाई तो वो भाई कहलाता है। माने भाई की अपेक्षा भाई होता है ना। वो भाई ही नहीं हो तो अपेक्षा नहीं, तो वो भाई कैसा? मैं कहता हूं ना कि पिता और पुत्र की उम्र बराबर होती है, समझ में आई? क्यों? कि जब तक पुत्र नहीं है तब तक वो पिता किसका? पिता नहीं है ना। तो जिस दिन पुत्र पैदा हुआ उसी दिन बाप भी पैदा हुआ, माने बाप पने पैदा हुआ, उसको बाप संज्ञा उसी दिन आई। तो एक भाई के लिए दूसरे भाई की संज्ञा चाहिए, तो दूसरा भाई चाहिए, तो भाई के बिना तुम भाई नहीं हो सकते हैं? तो अब भाई के कि तुम कुछ भी कह लो, उसी को एक है ऐसा कहा जाता है, और उसी को ये कहा जाता है कि भाई नहीं है। बस एक प्रदेश को अप्रदेशी भी कहा जाता है और एक प्रदेशी भी कहा जाता है। तो अपनी बात क्या चल रही थी? परमाणु पढ़ो भाई। जिस तरह परमाणु से के प्रदेश का बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश
प्राकृत में इतना सरल नहीं है जित पढ़ो तुम, जितनी सहज ये मैंने बना के इसमें लिख दिया है। देखो क्या लिखा है इसमें कि परमाणु रहित प्रदेश। अब कहते हैं उसे अब परमाणु रूपी गैस से नापने की जरूरत नहीं है। आकाश को तो हमने परमाणु से नापा, अब आत्मा के प्रदेश को परमाणु के से नापने की जरूरत नहीं है। परमाणु से रहित जो प्रदेश है आकाश का, उससे हम नाप सकते हैं। अपन इतने प्रदेश, इतने प्रदेश, इतने परमाणु तो नहीं बोलते। आत्मा के असंख्य प्रदेश, आत्मा के असंख्य परमाणु तो नहीं बोलते। परमाणु के गज से नापे ही नहीं जाते हैं। अब कहते हैं कि ये बाकी के नप गए, आकाश भी नप गया और बाकी के द्रव्य नप गए। अब काल रह गया कि काल को काय से नापे हैं? तो वो कहते नीचे की पुद्गलानु मंद गति से चले जितने काल में एक गगन प्रदेश पर प्रदेश विरहित काल हुआ है। आकाश के एक प्रदेश से एक पुद्गल का परमाणु अत्यंत मंद गति से चले तो जितना समय लगे तो उतने समय को समय कहते हैं। और समय माने काल, तो वो काल कहते हैं कि इससे नापा, उसको प्रदेश से नहीं नापा। प्रदेश तो दो है ही नहीं, तो काय से नापें? क्या करने नापने की जरूरत, एक ही परमाणु का है। अब यहाँ पर उसे तो अपन आकाश में तो एक परमाणु रहे तो आकाश को नाप लिया। फिर इतने इतने प्रदेश ऐसे नापने में मतलब अपन ने किलो बना लिए। अब इतने किलो, अब बार बार उसी जरूरत नहीं है, ख्याल में आई ना। अब ये कहते हैं इसको कैसे नापें, तो एक काल से नपेगा। तो जितना काल छोट कम से कम काल, तो कम से कम काल और फिर मंद गति की शर्त लगाई, तेज गति लगानी चाहिए थी ना। तो कहते एक समय में 14 राजू तक जाता है पुद्गल का परमाणु, तो वो थोड़ी समय है। समय तो वो तीव्र गति से चले नहीं और एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश पे जाए। देखो सुनना क्या क्या गजब है कि वो ही परमाणु एक समय में 14 राजू चलता है और वही परमाणु एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है। उससे समय नहीं कम नहीं लगेगा। नहीं, समझ में आता ना। देखो एक प्लेन उड़ता है तो 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। समझा कितना जाता है? अब जब वो चलता है तो 1000 किलोमीटर जो जगह है, दूरी है ना, तो उसे 2 घंटा लगते हैं। क्योंकि चढ़ने में उतरने में वो आधा घंटा लगता ही है दोनों दफे। उसे मंदा करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उतरना पड़ता है, तो 2 घंटे में। तो फिर वो अपन को दिखने लगता है कि 500 किलोमीटर 1 घंटे में चला। चलता तो 1000 किलोमीटर है, समझिए ना। फिर उसमें इतना समय लग जाता है। अब ये 1000 किलोमीटर चला ना तो कितने 2 घंटे में। अब 2000 किलोमीटर कितने में चलेगा? सोचो सोचो। अब तुम बहुत होशियार हो गए हो। वो भी तुम्हें उपवास समझाता हूँ ना, वैसे ही लगाओ। एक उपवास होता है 48 घंटे में, और 2 हो जाते हैं 72 घंटे में हो जाते ना। फिर 48 नहीं लगते। तो जब वो चढ़ने उतरने का जो समय है वो 1000 किलोमीटर दूर जाएगा, उसको भी उतना ही लगना है, और जो 2000 किलोमीटर जाएगा उसको भी उतना ही लगना है। तो अब ऐसे बढ़ते जाओगे, समझे ना। तो अब आपका फिर गणित बैठेगा नहीं। इसमें लग गए 2 घंटा, तो उसमें 3 क्यों लगे, 4 लगना चाहिए। और फिर हम 15-16 घंटे में अमेरिका पहुँचे मान लीजिए, तो वो चढ़ने उतरने के तो वही आधे घंटा है, तो 16 जगह बढ़ जाएंगे हैं। तो वो 1000 किलोमीटर की रफ्तार दिखने लगेगी हैं कि 16 घंटा लगे तो 14000 किलोमीटर है।
हमें ये मेरी आंकड़े सही में समझना है। एक आंकड़े पूछना हो तो करोनानियों वालों से पूछना, कि उन लोग वैज्ञानिकों से पूछना। मैं तो उदाहरण से समझाता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई ना। तो चढ़ने उतरने का जो काल वो तो बराबर ही लग रहा है ना। तो वो एक प्रदेश में जाए तो भी एक समय लगना है, वो 14 राजू जाए माने अनंतानंत प्रदेश तो भी एक समय। कैसा हिसाब है भाई? तो जब वो 14 राजू जाता है तो एक समय में गया ना, तो एक समय में 14 राजू गया तो यहाँ से और वो 1 किलोमीटर तक ऊपर गया, वो कितने समय में गया बोलो? तो एक समय में। आप समझना, वो एक ऊपर गया परमात्मा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक समय प्रदेश ऊपर गया तो भी एक समय में, और 14 राजू गया तो भी एक समय में। कैसी विचित्र सामर्थ्य है। समय नहीं बढ़ता है, अरे वो जी है। तो अभी इसलिए उन्हें मंद गति लिखना पड़ा कि मंद से मंद गति, तीव्र नहीं लिखी। तीव्र तो इतनी ज़्यादा है, तो वो ऐसा गणित मत लगाना तुम, उसका तुम टुकड़ा कर दोगे। यदि तुम ज़्यादा तीव्र गति से चलाओगे तो टुकड़ा कर दोगे। तो वो सबसे मंद गति कौन सी है कि जब वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाता है तब वो उसकी सबसे मंदी गति होती है, क्योंकि उसको इतना समय तो नहीं लगना है। तो असली वो समय है। तब कहोगे साहब वो 14 राजू गया, उसको भी एक समय कहो। एक समय में चला गया, लेकिन समय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत से जीव असंख्य समय में भी जाते हैं 14 राजू। समझ गए ना? दूसरे पुद्गलानु तो वो परिभाषा नहीं बन सकती है। परिभाषा वो सबसे मंद गति से चले, वो ही परिभाषा बनेगी। तो इस तरह से देखो, अपन अभी पढ़ लेते हैं। जितना इसमें इसका अर्थ है वो मैंने सब बता दिया है। तो पढ़ लेंगे तो एक आध बात आएगी बीच में तो बोलेंगे। आचार्य कुंद 144वीं गाथा में स्वयं कहेंगे कि आकाश के एक प्रदेश का लक्षण एक परमाणु से व्याप्त होना है। और यहाँ इस गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के भी प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जा रही है। प्रदेश को एक प्रकार से प्रदेश का स्वरूप समझाया। जिस प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेशी है। अब उसको हमने एक परमाणु ने घेरी थी जगह, अब उसको हमने इकाई मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि आकाश के कितने प्रदेश हैं? तो अनंत। जैसे हमने एक बोरी में गेहूं थे, तो उस बोरी के एक गेहूं 1 किलो से नाप लिए, मैंने 1 किलो को तौल के बना लिया कि ये 1 किलो है। अब हमें वो किलो नहीं होए तो अभी उन गेहूँों से हम बाकी के गेहूँ नाप सकते हैं, 1-1 किलो है। मैंने एक प्रदेश को हमने इकाई बना लिया तो हमने असंख्य प्रदेश, अनंत प्रदेश जो हमने ये कहे, तो वो प्रदेश की इकाई बन गई, तब हमने ये बात कह पाई। ऐसे ही काल की इकाई बन गई समय, तब हम ये कह पाएंगे, है ना। जिस प्रकार एक परमाणु का व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेशी है, उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। अभी आपको लगेगा, सीधी कह देते ना कि उससे असंख्यात हैं। एक एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर ये क्या चक्कर है? इसका अर्थ समझ में आता है? जिस प्रकार एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, ये क्या कह रहे हैं? बस यही तो कठिन लग जाता है। आज फिर मिले थे मुझे सोगानी जी, फिर बता रहे थे कि मैं तो अमृतचंद्र को नहीं समझता,
मैं तो सिर्फ कुंद कुंद की बात करता, बस कुंद कुंद की गाथा समझ ली बहुत है। अमृतचंद तो बहुत महान थे, बहुत महान थे, बहुत महान थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया हूँ। देखो अब ये क्या, अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? इतनी बात जबरदस्ती आदि लेन काय को ठोक दी इसमें, इसके बिना ठोके भी काम चल सकता था। ऐसा वाक्य अपन बना सकते हैं, अभी बना तो इसने क्यों, वो ये कह रहे एक परमाणु में व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, वो याद दिला रहे कि हमने एक परमाणु में एक प्रदेश का नाप निकाला था, उस नाप को तुम मुख्य रखना तो ये हिसाब बैठेगा। ये याद दिला रहे वो, ये उस परमाणु को गिनना जो वो परमाणु था, समझे ना, और हमने उससे इसका नाप किया था, उसे प्रदेश मानना, और हम बल बोलें कि इतने प्रदेश, तो उसके उतने परमाणु गज से नापा गया जो आकाश का एरिया था, उसको इकाई मान करके बात समझना। इसलिए देखो दोनों में अंश से व्याप्त गिने जाने पर, ये उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, एक परमाणु जितने में व्यापा था उतना आकाश का अंश लेना, उसका हमने नाम प्रदेश रखा है, और वो हमारी इकाई है, वो हमारे द्रव्यों को नापने का गज है। अपने बढ़िया दुकानदारी करते हैं ना, तो जो कपड़ा बेचते हैं वे मीटर रखते हैं, और जो परचूनी की दुकान होती गेहूं दाल बेचते हैं वे किलो से रखते हैं ना, और उससे फिर तौल के सब चीज़ें देते हैं। तो वो इकाई हमारी समझ में आने चाहिए ना। हम धंधा करने बैठे और कहें, हम कहें मीटर, क्या होता है मीटर, आधा मीटर, क्या होता है आधा मीटर, तो हम नहीं कर सकते धंधा, वो जानना चाहिए ना। तो हमें सारे जगत की लंबाई चौड़ाई को जानना है, जीवों की लंबाई चौड़ाई को जानना है, तो हमें वो प्रदेश नाम का जो गज है उसे पहचानना चाहिए, मीटर है उसे पहचानना चाहिए। और वो कैसे पहचाने कि परमाणु से पहचाना, और परमाणु को कैसे पहचाने कि पुद्गल का सबसे छोटा अंश। अब वो तो खुद ही पूरा द्रव्य है, जिसे अपन अंश कह रहे हैं, अंश का है वो किसी का। अब इसमें एक विशेषता और है कि उसमें दूसरे परमाणुओं से मिलने की शक्ति है, स्कंद बनने की शक्ति है। इस अपेक्षा से उसे हमने अस्थिकाय में भी ले लिया तो व्यवहार से है, फिर भी व्यवहार को मुख्य करके पंचास्थिकाय नाम रख दिया, नहीं चार ही अस्थिकाय नाम रखना चाहिए था निश्चय के हिसाब से। तो जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनिश्चित प्रमाण वाले जीव के भी सूखे गीले चमड़े के समान निज अंशों का अल्प महत्व नहीं होता, इस कारण असंख्यात प्रदेशी पना ही है। अब ये क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, और जीव भी असंख्यात प्रदेशी। तो अब चक्कर ये है कि जीव तो इतने में सिमट गया और वे तो सिमटते ही नहीं। तो इसमें दो शब्द पड़े हैं, देखो, संकोच विस्तार की सिद्धि, एक है कहाँ है, अनिश्चित प्रमाण वाले जीव और निश्चित प्रमाण वाले, सुने देखो, जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले परमात्मा में ना देख रहे हैं, समझ में आए, ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य, ये सुनिश्चित प्रमाण वाले हैं, वे वैसे ही रहेंगे अनादि से अनंत काल तक। और ये अनिश्चित प्रमाण वाला जीव और बाकी सारे विशेषण दोनों में समान है, और ये विशेषण बदल गया है। वो तो धर्म द्रव्य तो जिस आकार में है उसी आकार में रहेंगे, सुनिश्चित प्रमाण, प्रमाण माने लंबाई चौड़ाई और सुनिश्चित, और ये इसका कभी इतना कभी इतना कभी इतना, एक एक मिनट में बदलता है। तो कहते जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले नापे जाते हैं ना प्रदेश से, उसी प्रकार जीव को भी उसी प्रदेश से नापो, उसी गज से नापो। माने
भले ही मनुष्य के शरीर में हैं, इतनी जगह में ही हैं, तो भी इसको तुम कम प्रदेश वाला मत मान लेना। कितना प्रदेश वाला मानना? असंख्यात प्रदेश वाला। कौन सा असंख्यात? वे लोक में जो व्याप्त हैं धर्म अधर्म द्रव्य, जितने प्रदेश वाले वे हैं उतने ही प्रदेश वाला तुम्हारा जीव है, भले ही वो कम जगह घेर रहा हो। तो सुनिश्चित प्रमाण वाले और अनिश्चित प्रमाण वाले, और बाकी दोनों पूरा वाक्य एक से। अर्थ अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की, क्यों घड़ी तो ठीक है ना, ये गड़बड़ तो नहीं है, अभी नहीं हुआ ना समय, मैं भूल गया हूँ मैंने कब शुरू किया था। अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। वो चमड़े का उदाहरण दिया था, चमड़ा कहाँ चला गया? गीला और सूखा। सूखा चमड़ा होता है तो खिंचता नहीं है, और गीला चमड़ा होता है तो खिंच जाता है रबड़ जैसा। तो जैसे उसके प्रदेश संकोच और विस्तार को पा जाते हैं, सूखे के नहीं पाते हैं, ऐसे जीव के प्रदेश गीले चमड़े की भांति विस्तार को पा जाते हैं और संकोच को हो जाते हैं, और किसके? धर्म द्रव्य के सूखे चमड़े की भांति विस्तार को प्राप्त नहीं होते हैं। सूखे गीला चमड़ा निपट गया। अब कहते हैं कि कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं? कहते अनुभव से सिद्ध है, लिखा ना, देखो, अमूर्त पदार्थ संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। अपने अनुभव से देख लो तुम, फैल जाते हैं, क्योंकि यह तो सभी स्वानुभव से जानते ही हैं कि जीव स्थूल और कृत शरीर में बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। ये तो अपन दिन रात देखते हैं। अपन मोटे हो जाते हैं तो बाद में प्रदेश फैल जाते हैं, दुबले हो जाते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, वे कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो बहुत सरल भाषा है कि नहीं है? कठिन तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहो कि तुम घर पे शांति से पढ़ते तो ये पूरा बात ख्याल में आ जाती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? भगवान जाने। उपयोग में उतनी एकाग्रता हम नहीं लगा पाते हैं, इसलिए नहीं आती है। और कोई खास बात नहीं है। मैं कुछ इसमें नमक मिर्च तो नहीं डाल रहा हूँ, कोई उदाहरण भी नहीं दे रहा हूँ। जो दिया है इसमें वही दे रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। पुद्गल तो द्रव्य की अपेक्षा एक प्रदेश में होने से पहले कहे अनुसार अप्रदेशी ही है। अप्रदेशी माने एक प्रदेशी, है ना? तथापि दो अनेक प्रदेशों के उद्भव के हेतुभूत उस प्रकार की स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव होता है। प्रदेशों का उद्भव होता है माने स्कंद बनते हैं। माने पुद्गल के परमाणुओं में यद्यपि वही पोजीशन है, एक ही प्रदेश ही है, लेकिन वे दोनों चिपक करके अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ एक क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनका स्कंद बन जाता है। तो फिर वो कितने परमाणु सिमट के आ जाते हैं? बोलो, संख्या असंख्यात अनंत लिखा ना, सूत्र न तत्वा सूत्र का। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम आकाश से अनंता है, और संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम क्या अर्थ है इसका? जल्दी मत करो, सोच लो, फिर मैं पूछता हूँ एक एक का नाम लेके। सब एक साथ बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा। पूछूं कि नहीं पूछूं? बता दूं। आकाश से अनंता, आकाश के अनंत हैं, और संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, और पुद्गल के हाँ अनंत कहीं अनंत लिखा ही नहीं सूत्र में, वो चा लगा, चा माने अनंत होता है। और तो और से कैसे लग गए? इसलिए लग गए कि पिछला सूत्र ने आकाश के अनंत प्रदेश बताए और पुद्गल के अनंत असंख्य और संख्य प्रदेश होते हैं। माने उसका स्कंद ऐसे बन जाता है। पुद्गलों के इस तरह से प्रदेश होते हैं, तो इन्होंने सभी द्रव्यों के प्रदेश बता दिए ना।
अब ये अपन को मालूम थे ना, तत्वासूत्र में पढ़ लिए थे, छैडाला में पढ़ लिए थे, सब जगह पढ़ लिए थे, लेकिन अमृतचंद्र की भाषा में अपन को एक दफ़े पढ़ने थे तो अपन को 85 पढ़ा कहलाता। उन्हें जब पंचायत मैंने बोला ना, पूरा ये अधिकार एक पेज में बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। तो अच्छा, तो तुम ज़्यादा बड़े विद्वान हो गए और उनने नहीं लिख पाया, क्यों? यही बात है ना। क्या है ये भाई, उनका भी एक ही पेज है, मूल गाथाएं कितनी हैं? 8-10 गाथाएं होंगी तो 20 लाइनें हुई, पेज में तो 26 लाइनें हैं। समझ में आया कि नहीं है? उनने भी तो उतनी जगह ली है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? उनने भी उतने में बताया, हम भी उतने में ही बता देते, उसमें क्या है? अब उस विस्तार में खोल के कह रहे तो इतनी सी बात है, इतना फैल गया। नहीं तो फैलने को क्या है? बिल्कुल सहज है, सरल है और बहुत। अभी अपने 2 गाथाएं निपट गए, अभी अपने नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मेरी और है, इसका संपूर्ण कथन का संक्षिप्त सार यह है, तुम पढ़ लेना। जो मैंने बोला है वही का वही सब लिखा है। मैं कल नहीं पढ़ूंगा, अब कल तो अपना वो दूसरा मामला चलना है, और फिर ये 139वीं गाथा कब चलाएंगे? 1 मार्च को।